नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो इसमें जो है कुछ नए प्रश्नों को जोड़ते हैं और खास कर ये आपकी वीडियो री एग्जाम परीक्षा को ध्यान में रखकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अलग से आज हमने लेकर आए हैं। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताएंगे जल्दी से कि ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि हम लोग यूपी वाले कितना योगदान देते हैं अपने भारत में। तो हम योगदान देते हैं 16.5%। कितना देते हैं? 16.5% का योगदान है किसका? उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत। तो कुल जनसंख्या में महिला की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है साथियों 47.72%। यानी कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी महिलाएं हैं? तो इतनी है ये 47.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या है, यानी कि 0 से 6 के अंतर्गत जो आते हैं हम क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। तो शिशु की जो जनसंख्या है उनका कितना है? ये 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये है 15.41%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आप जल्दी से बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है गाजियाबाद। तो जनघनत्व क्या होता है? एक प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये गाजियाबाद का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां का है? तो ये भी पूछा जाता है। तो सबसे कम है अपने यूपी में ये वाराणसी का। इसको भी याद रखेंगे, कम और ज्यादा दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है। तो अपने उत्तर प्रदेश का ये लिंगानुपात पूछा जा रहा है, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। तो कितना है? तो ये है साथियों 912 है अपने उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। और अपने भारत का लिंगानुपात कितना है? ये है 943। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। और उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? ये 0 से 6 के अंतर्गत जो आते हैं इनका लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो ये है 902 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला या जनगणना 2011 में कौन सा है? तो 2011 के अनुसार से ये न्यूनतम जो जनगणना वाला कौन सा जिला है जहां पर इसका न्यूनतम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात साथियों ये गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे कम लिंगानुपात है। और इसके साथ याद रखेंगे कि ये इसका लिंगानुपात ही कम है, लेकिन साक्षरता में ये गौतम बुद्ध नगर, इसमें साक्षरता में ये सर्वाधिक है। साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है और लिंगानुपात में सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर की है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले की है? तो ये जौनपुर जिले की है। जौनपुर जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है? ये 1024 है, 1024। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए इसमें कम ज्यादा, जैसे कम का अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा वाला जरूर ध्यान रखिए, और ज्यादा वाला पढ़ रहे हैं तो कम वाला जरूर ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो अपने पूरे यूपी में महिलाएं कितनी प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। तो महिला साक्षरता दर जो है ये है साथियों 57.2%।
और साक्षर हम किन्हें बोलते हैं, साक्षरता की परिभाषा क्या है कि जो अपना नाम भर लिख ले जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो महिला साक्षरता कितनी है, तो ये 57.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुआ है, तो इनमें से बताएंगे कि दशकीय यानी कि 10 सालों में जनगणना होती है, तो उसी के अंतराल कौन से जिले में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है, तो ये श्रावस्ती जिले का सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ है। और श्रावस्ती जिले से क्या याद रखेंगे कि साक्षरता यहां की सबसे कम है, साक्षरता सबसे कम है, सबसे कम। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है, गौतम बुद्ध नगर की है। और सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, तो ये श्रावस्ती जिले की है। और इसीलिए यहां से स्कूल चलो अभियान 2.0 भी यहां से चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। और इसका दूसरा संस्करण था 2.0, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इससे खास बात क्या है कि साक्षरता से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, साक्षरता एक तो बनता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम कहां की है, तो यह है श्रावस्ती जिले की। और इसमें पूछता है कि सब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहां पर है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर अगर पूछता है तो कानपुर नगर की है। और अगर निम्न में पूछेगा यही चीज, तो महिला पुरुष और ओवरऑल तीनों में सबसे कम साक्षरता दर कहां की है, ये श्रावस्ती की है, ध्यान में रखेंगे। और इलाहाबाद जो है साथियों, ये जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, इसको याद रखेंगे। यहां पर कितनी विधानसभा की सीटें कितनी है, ये 12 है। और यूपी में अपने सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला है, ठीक। तो दोनों बातें इसको याद रखेंगे एक साथ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ऊपर क्या पूछा था कि इसमें न्यूनतम कहां की है, तो श्रावस्ती की है। अब इसमें एग्जैक्ट आपका क्या पूछ रहा है, इसमें अंक पूछ रहा है कि जो 10 सालों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है ये कितना है, तो ये है साथियों 20.22%। कितना है, 20.22%। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और इसको याद कैसे करेंगे, 20-22 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जब कितना है, तो ये 20-22 ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलने का नो चांस। क्योंकि ये 20 और जैसे इसका 20.22 है, तो ऐसे रिलेट करके कुछ इसका क्या देता है, ऑप्शन देता है। ऐसे 20.88 करके दे देगा, या 20 कुछ और दे देगा, तो आप 20-22 याद करिएगा मेरे कहने से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर रही है। तो ये महिला जनसंख्या में पूछ जा रहा है कि महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर रही है और कितनी रही है, ये संख्या में पूछ रहा है। तो महिला में दशकीय जनसंख्या वृद्धि ये 21.23 है। तो ओवरऑल जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितना है, 20.22%। और महिला का कितना है, तो ये है 21.23%, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आ जाओ भाई, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। तो हमने अभी आपको बताया है कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहां की है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले की है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर जिले की। लेकिन महिला वाला जो हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ हुआ है कि क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहां की है, तो ये है कानपुर नगर की। कान खोल के याद रखेंगे, कहां की है, कानपुर नगर की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो लो, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 2001 से 11 में यानी कि 10 सालों में उत्तर प्रदेश साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो
तो साक्षरता में साथियों ये 11.34% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? साक्षरता में अपने यूपी में 11.34% की वृद्धि हुई है। ये जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप नोट करेंगे, अगर पहले से नहीं पता है तो। अगर पता है तो अच्छी बात है, और इसको बार बार याद करेंगे क्योंकि ये डाटा वाला क्वेश्चन जो होता है ये निकल जाता है दिमाग से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? ये देखिए क्या पूछ रहा है, ये राष्ट्रीय औसत से अब कंपैरिजन करके पूछ रहा है कि राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। तो ये राष्ट्रीय औसत से साथियों 5.3% कम है। कितनी है? राष्ट्रीय औसत से 5.3%। अगला प्रश्न है 2001 से 11 के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, कब से कब, ये पूछ रहा है 2001 से 11 के मध्य। तो ये वृद्धि हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में ही देखते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 139 हुई है ये वृद्धि, 139। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। तो यानी कि आपसे ये लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ये लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 बालक शिशुओं पर बालिकाओं की जितनी संख्या होती है, जितनी उपलब्ध संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो शिशु लिंगानुपात ये 902 है अपने उत्तर प्रदेश की, और वैसे वयस्क का कितना है? तो ये है 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है साथियों कोलडिहवा। कौन सा स्थान है? ये कोलडिहवा है। यहां से नवपाषाणिक पुरास्थल के से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हड़प्पन साइट से जितने भी अपने यूपी से महत्वपूर्ण हैं ये पूछे जाते हैं, और जो है आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, याद करना है। और पीछे भी जो कक्षाएं चली हैं उसमें भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है, तो पीछे भी जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, बजट के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। तो बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? देखिए बुद्ध जी के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूर्ति पूजा और इन सब चीजों के बहुत ही अगेंस्ट, यानी कि विरोध में थे, लेकिन अब उन्हीं की मूर्तियां बनाई गई उनके ना रहने के पश्चात। तो उनकी मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी मूर्ति जो थी, और कौन सी पहली मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किस शैली में? तो ये मथुरा कला शैली में इनकी पहली मूर्ति निर्मित की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था इसमें से? तो इसमें से देखेंगे ये साटक वस्त्र, तो इसमें से थोड़ा सा आप एलिमिनेट करेंगे, क्या वस्त्र कहां पर बनते हैं? तो यहां थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि वाराणसी में हैंडलूम और ये सब वगैरह यहाँ क्या है, उद्योग हैं। तो यहां से आप थोड़ा सा लिंक करके लगा सकते हैं कि साटक वस्त्र निर्माण कहां पर? वाराणसी में ये प्रमुख केंद्र था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कौशाम्बी की बात करते हैं तो कौशाम्बी के को किस लिए जानते थे? ये जैन और बौद्ध, जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ये कौशाम्बी को जाना जाता है। और श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है अपने यूपी में, लगभग कितना है? ये 47% है। ठीक, और कौशाम्बी श्रावस्ती से एक चीज और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। यहां पर सर्वाधिक उपदेश दिए हैं महात्मा गौतम बुद्ध ने, और यही जो है शिक्षा में पीछे रह गया। देखिए इसकी कितनी दुर्दशा हुई। और एक चीज याद रखेंगे
कि ये श्रावस्ती जो है ये अपनी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करती है ये श्रावस्ती जिला। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखाली गोसाल की जन्मभूमि थी। तो ये आजीवक संप्रदाय से जो ये थे मक्खली गोसाल, इनकी जन्मभूमि कहां पर थी, इनकी जन्मस्थली कौन सी थी? तो ये साथियों श्रावस्ती थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये बांसखेड़ा अभिलेख आप जल्दी से इसे उत्तर करके बताएंगे कि बांसखेड़ा अभिलेख कहां पर है। तो ये साथियों ये संबंधित है हर्षवर्धन से। बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है और इन्हीं के दरबार में ह्वेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो अयोध्या अभिलेख इनमें से किसने प्रचलित करवाया था? तो ये साथियों धनदेव ने। किसने प्रचलित करवाया था? अयोध्या अभिलेख धनदेव ने प्रचलित करवाया था। और अयोध्या से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर है और इसीलिए यहां पर एक रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, सरयू रिवर फ्रंट। कौन सा बनाया जा रहा है? सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। कहां पर? ये अयोध्या में। और यहीं पर एक पर्वत है साथियों, कौन सा? मणि पर्वत। मणि पर्वत तो अभी ये हाल ही में थोड़ा सा चर्चा में था, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि मणि पर्वत कहां पर है। ये अयोध्या में है और इसका अभी नवीनीकरण किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। तो दशावतार मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है या कहां पर है? तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो इसका लोकेशन पूछा जाता है कि कहां पर है, ये कहां पर स्थित है। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि ये किस काल में बनाया गया है, यानी कि पूछेगा दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्तकालीन है। तो ये देवगढ़ में है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुप्तकालीन एक मंदिर और है, ये कानपुर का है। कानपुर में भीतरी में है, कानपुर का भीतरी मंदिर। और इसकी खास विशेषता क्या है? ये ईंटों से बना मंदिर है। कौन सा? ये कानपुर वाला जो है ईंटों से बना है, कानपुर का भीतरी मंदिर। अगला प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम था। तो ये जितने जिलों के प्राचीन नाम थे इन्हें तो आपको पता ही होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी भी परीक्षा में। तो अयोध्या का प्राचीन नाम था साथियों ये अयातसा। क्या नाम था इसका? अयातसा इसका अयोध्या का प्राचीन नाम था, याद रखेंगे और नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? कन्नौज को किस रूप में जानते थे? तो हर्षवर्धन के समय हम कन्नौज को नगर महोदय श्री कहते थे। किस रूप में जाना जाता था? ये नगर महोदय श्री। और कन्नौज का कुछ और नाम है, जैसे इसका एक नाम है कान्य कुंज। कान्य कुंज। और एक नाम तो नगर महोदय श्री हो गया। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। ये इत्र नगरी के रूप में हम इसे जानते हैं, किसे? कन्नौज को। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। और हर्षवर्धन की ये राजधानी भी रह चुकी है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य इनमें से किस जगह से मिले हैं? तो ये जो है सराय नाहर राय से मिला है। कहां से मिला है? मध्यकालीन युग का सर्वाधिक साक्ष्य सराय राय नाहर से मिला है। और ये सराय नाहर राय से प्रश्न पूछा जाता है कि ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है प्रतापगढ़। कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में है सराय नाहर राय। और प्रतापगढ़ से क्या प्रसिद्ध है? आंवला। यहां पर जो है
आंवले को ओडीओपी, यहाँ कहाँ का है ये? प्रतापगढ़ का ओडीओपी आंवला है, और आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और कौशाम्बी से एक चीज और याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि मध्यकाल में सबसे पहले ईंटों का साच, ये जो ईंटें होते हैं, जो ईंटों से जो मकान बनवाते हैं आप, इन्हीं ईंटों का साच अपने यूपी में मध्यकाल में सबसे पहले कौशाम्बी से मिला था, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा मैदान में स्थित था, और ये किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? मध्य देश के नाम से ये प्रसिद्ध था, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? तो ऐसा कौन सा वर्तमान में है जो कब का ये पूछ रहा है? मौर्योत्तर युग के बाद ये रेशम मार्ग से संबद्ध था और एशिया से जुड़ा था। तो ये है साथियों मथुरा। कौन सा है? मथुरा है। और मथुरा में एक जगह है वृंदावन, वृंदावन। तो यहां पर एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर। ये बाबा के बारे में एक बार पूछ लिया गया था, तो इसको याद रखिए साथ में, क्या पता फिर पूछ लिया जाए। तो ये कहां पर है? मथुरा में है। और जो है आगरा से थोड़ी सी बात करते हैं, तो आगरा किस रूप में जाना जाता है? तो ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है, आलू निर्यात जोन के रूप में आगरा जाना जाता है। और यहां से आलू किस रूप में निर्यात किया जाता है? तो ताज ब्रांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो सिराज ए हिंद, ये सब तो आपको रट गया होगा, मुझे पता है, और कई बार मैंने बताया आपको। तो सिराज ए हिंद जो है ये किसको कहा जाता था? जौनपुर को संज्ञा दी जाती थी सिराज ए हिंद को। और इसे किस लिए कहा जाता था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। और यहां से याद रखेंगे जौनपुर जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है अपने यूपी में, कितना है? 1024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से है? तो ये बीरबल का संबंध जो है कहां से है? तो इनका संबंध है कालपी से। और कालपी कहां, किस जिले में है? तो ये जालौन में है। किस जिले में है? जालौन में है। और जालौन का मुख्यालय है साथियों उरई। ये जितने जिलों के मुख्यालय अलग हैं, इस पे नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो ये जालौन का मुख्यालय कहां पर है? उरई में है। और देखिए ये प्रश्न और घुमा के क्या पूछ सकता है कि ये जो है कालपी से संबंधित है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। तो ये तारीख आपको खूब अच्छे से रटी होगी, 10 मई और साल 1857। तो ये महान विद्रोह कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह। कहां से? मेरठ से हुआ था। तो ये तो ना भूलने वाला, आपको इसे याद रखेंगे, ठीक। और ये बिठूर कहां पर है? तो ये कानपुर में है, कानपुर में है बिठूर। और झांसी जो है साथियों, यहां पर चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? झांसी में। और झांसी में पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर एक किला है, कौन सा किला है? ये ओरछा का किला है। ओरछा का किला कहां पर है? ये झांसी में है। और इसको बनवाया किसने था, ये पूछा जाता है। तो इसको वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला।
इन्होंने इस झांसी के किले को बनवाया था। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो हम आपके साथ ये 30 क्वेश्चन एक नया सेट चालू किए हैं। इसमें कुछ यूनिक क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में तुरंत के तुरंत आने वाले हैं, खासकर ये आपकी वीडियो परीक्षा को टारगेट करते हुए किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए और इसी प्रकार हम आपको 30 क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाएंगे। कितना? ये लगभग 350 क्वेश्चन तक का इसे कंप्लीट कराने का इरादा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और हैं भी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।